हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पीसीएल TG2 एग्ज़ाम के लिए 100 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके लिए अच्छी से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, एम्पियर है, वाट है, कूलाम है, वोल्ट है। तो जो चार्ज की यूनिट होती है बच्चों, वो क्या होती है? कूलाम होती है। तो इसमें कूलाम आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? प्रकाश से होता है, ऊष्मा से होता है, आवाज़ से होता है, घर्षण से होता है। तो बच्चों हम लोग क्या होता है, जो स्थैतिक बिजली होती है वो फ्रिक्शन के द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻² कूलम, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻9 कूलम। तो जो चार्ज होता है बच्चों वो क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ये जो आपको वैल्यू दी है, ये किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने की संख्या है। ठीक है, 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे? इतने फ्लो होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम धारा स्तर को सहन कर सकता है। 1 मिली एम्पियर कर सकता है सहन, 15 मिली एम्पियर कर सकता है, 100 मिली एम्पियर, 90 मिली एम्पियर। तो जो आपका मानव है ये क्या करता है? 15 मिली एम्पियर तक के करंट को सह सकता है। आपसे पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस कितना होता है शरीर का, तो ये भी मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस होता है 1000 ओम होता है, 1000 ओम होता है। ठीक है, और अगर ये 100 एम्पियर कर लिया, इसको अगर मानव शरीर को 100 एम्पियर लिया, ठीक है, इसमें करंट 100 एम्पियर की फ्लो हो गई, तो उसकी स्किन क्या हो जाएगी? जल हो जाएगी। स्किन क्या हो जाएगी? जल जाएगी। स्किन जल जाएगी। 100 एम्पियर के ऊपर जो होती करंट की वजह से उसका क्या होता है? मानव शरीर का जो स्किन होता है वो जल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रकार के आग में झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक प्रयुक्त होते हैं। वर्ग ए, वर्ग डी, वर्ग बी, वर्ग सी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वर्ग बी। वर्ग बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग से इनमें से कौन सी वर्ग में विद्युतीय उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल है? वर्ग ए वर्ग, सी वर्ग, बी वर्ग, डी वर्ग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सी वर्ग। सी वर्ग इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय निम्न में से कौन सी सीढ़ी सुरक्षित है? लकड़ी की, फाइबर ग्लास की, लोहा की, स्टेप टूल की। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? फाइबर ग्लास की जो होती है वो सबसे सुरक्षित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PPE का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल परफेक्ट इक्विपमेंट, पर्सनल परफेक्ट सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में डैश की ट्यूब होनी चाहिए। बीटाडीन की होनी चाहिए, पेनिसिलिन की होनी चाहिए, फेयर एंड लवली होनी चाहिए, और सभी। तो देखिए फेयर लवली तो लड़कियां लगाती हैं, लड़कियां लगाती हैं चेहरा को गोरा करने के लिए। ठीक, तो फेयर लवली हो नहीं सकता। ठीक, पेनिसिलिन भी नहीं हो सकता। बीटाडीन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? घावों को धोने के लिए
और प्राथमिक उपचार में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, बीटाडीन होगा। आप लोग फेयर लवली में मत लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? लाल रंग का, पीला रंग का, नीले रंग का, काले रंग का? तो क्या होता है, पीले रंग का होता है। पृष्ठभूमि क्या किस कलर की होती है? पीले रंग की। और जो इनका आकार होता है वो क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। चेतावनी चिन्ह का आकार जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चिन्ह में लाल रंग की क्रॉस पट्टी होती है? आवश्यक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, निषेधात्मक और सूचनात्मक? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? निषेधात्मक। निषेधात्मक इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग डैश डैश कोण की सटीकता मापने के लिए किया जाता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ के सातत्य के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मेगर का, नियॉन टेस्टर का, विभव मापिका और वोल्टमीटर का? तो मेगर जो होता है हम लोग क्या करते हैं? इंसुलेशन के लिए करते हैं, इंसुलेशन। नियॉन टेस्टर फेस के लिए, वोल्टमीटर वोल्टेज के लिए। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? नियॉन टेस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नियॉन टेस्टर को इसके डैश डैश वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? निर्धारित आपूर्ति, कार्यकारिणी, उपलब्ध आपूर्ति, सभी? तो बच्चों आंसर क्या होगा? कार्यकारिणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर हेक्सा ब्लेड की मोटाई होती है 0.27 से 0.24 cm, 0.28 cm से 2.54 cm, 1.2427 mm से 154 mm, 1.278 mm से 3.70 mm? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सी आपका बिल्कुल सही है, 1.27 mm से 154 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0 से 20%, 0.75 से 1%, 1.5 से 5%, 0.1 से 0.5%? तो बच्चों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0.75% से 1%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के सामानों पर छिद्र, छोटे छिद्र बनाने के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है? सेंटर पंच, सूजा, रॉड, प्लग, टूल्स एंड बिट, बर्मा? तो बच्चों हम लोग बर्मा का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं गिमलेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई है? किलोवोल्ट है, किलोवाट है, किलो एम्पियर है, किलोवाट आवर? तो बच्चों विद्युत ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। तो आपका ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर क्या है? विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, धारिता? तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श रूप में नियतांक वोल्टता स्रोत में होना चाहिए? अनंत प्रतिरोध होना चाहिए, शून्य प्रतिरोध होना चाहिए, अनंत धारिता होनी चाहिए, नन? तो बच्चों क्या होना चाहिए? शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होती है? अग्राहिता, चालकता, प्रेरकत्व, प्रतिरोध? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? चालकता। चालकता को हम लोग कैपिटल जी से लिखते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है? महो होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में करंट प्रवाहित होगी? परिपथ में डैश डैश करंट प्रवाहित होता है? शून्य, सामान्य, बहुत कम, अनंत?
ठीक है, तो क्या हो जाएगी देखिए, तो इसमें आंसर क्या होगा अनंत। अनंत इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुले परिपथ में प्रतिरोध तथा धारा दोनों शून्य है। प्रतिरोध शून्य है तथा धारा अनंत है। प्रतिरोध तथा धारा दोनों अनंत है। प्रतिरोध अनंत है और धारा शून्य है। तो देखिए दोनों में कंडीशन बता देता हूँ। शॉर्ट सर्किट अगर होगा आपका, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और करंट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और ओपन सर्किट में आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और करंट की वैल्यू 0 होगी। तो बच्चों आपका आंसर क्या है, खुले परिपथ की बात हो रही है तो प्रतिरोध अनंत होगा और धारा शून्य होगी। विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, जल ऊर्जा, इन सब। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा होती सबसे प्राप्त की जाती। यांत्रिक ऊर्जा आपका जनरेटर हो गया, प्रकाश होगा आपका सेल हो गया, फोटो सेल हो गया, रासायनिक आपके सेल्स हो गए, और जल ऊर्जा मतलब हाइड्रो प्लांट जो होता है वहाँ पे इसका भी यूज़ करते हैं हम लोग जल से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विद्युत ऊर्जा का पारस्परिक स्रोत नहीं है। ठीक, पारस्परिक स्रोत कौन सा नहीं है? इसमें पारस्परिक स्रोत आपका हवा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर डैश का होना चाहिए। लोहा का होना चाहिए, इस्पात का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, टिन का होना चाहिए। तो बच्चों क्या होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन धातु सर्वोत्तम चालक है पर अत्यंत कीमती है? इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। तो चांदी जो होती है सबसे अच्छा कंडक्टर होता है और क्या होती है, सबसे महंगी होती है। ठीक, देखिए पहले चांदी हो गई, उसके बाद आपका तांबा हो गया, उसके बाद सोना हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद लोहा हो गया। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सामग्री की सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षित होती है? तांबा, पारा, सीसा, जस्ता। तो बच्चों आंसर क्या होगा, तांबा। तांबा इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ का नाम बताइए। अभ्रक, पोर्सिलेन, एपॉक्सी रेजिन और निर्वात। तो इसमें क्या होगा, निर्वात इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी मिट्टी बच्चों इसमें होगा माइका, सही आंसर है इसमें। चीनी मिट्टी एक डैश है, सुपर कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, विसंवाहक है, कंडक्टर है। तो विसंवाहक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका उच्च गलनांक होता है उस सोल्डर को कहते हैं। जिसका उच्च गलनांक होता है उस सोल्डर को कहते हैं। नरम सोल्डर कहते हैं, सोल्डिंग कम कहते हैं, नरम और कठोर सोल्डर कहते हैं, दोनों कठोर सोल्डर। तो उसको बच्चों कठोर सोल्डर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सोल्डर किसका विशेष मिश्रण होता है? तांबा और सीसा, टिन और सीसा, तांबा और टिन और फ्लक्स। तो बच्चों आंसर क्या होगा, टिन और तांबा, टिन और सीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डिंग में भराव धातु का गलन बिंदु होगा 420 से नीचे, 520 के नीचे, 420 के ऊपर, 520 के ऊपर। तो क्या होगा, 420 के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सोल्डिंग करने से पहले मुख्यतः डैश डैश किया जाता है। टैकिंग की जाती है, प्लेटिंग की जाती है, टिनिंग की जाती है, फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, टिनिंग करते हैं। सोल्डिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, टिनिंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है हर्ट्ज, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम होती है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। ठीक, ईएमएफ की वोल्ट होती है। करंट की एम्पियर होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश चालकता का व्युत्क्रम है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, प्रतिबाधा। तो वो आंसर क्या होगा, प्रतिरोध। G = होता है 1/R। R क्या आपका रेजिस्टेंस और G क्या आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में चालकता और ये आपका प्रतिरोध। ठीक, चालकता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G से, मात्रक, महो या साइमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में व्यक्त करता है। ऊष्मा के रूप में, वैद्युत क्षेत्र के रूप में, यांत्रिक कार्य के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों क्या होता है, ऊष्मा के रूप में करता है। I2RT लॉसेज होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है। 100 किलो ओम के, 1000 किलो ओम के, 1000 किलो ओम के और ये 1,00,000 किलो ओम के। तो बच्चों 1 मेगा ओम जो होता है वो क्या होता है, 1000 किलो ओम के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट से निर्मित प्रतिरोधक को कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक, फिक्स्ड प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक, टैक्स प्रतिरोधक। तो उनको बच्चों को क्या बोलते हैं, कार्बन प्रतिरोध बोलते हैं। और ये कहाँ यूज़ होते हैं, जनरेटर और मोटर में यूज़ होते हैं। जनरेटर, मोटर में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन के लिए धारा और वोल्टेज दोनों परिवर्तनीय होते हैं। धारा और वोल्टेज समान रहते हैं। धारा समान होती है, वोल्टेज समान होता है। तो अगर श्रेणी कनेक्शन है तो इसमें क्या होती है, धारा करंट जो धारा होती है वो समान रूप से फ्लो होती है। और वोल्टेज क्या होता है, भिन्न होता है। वोल्टेज जो होगा भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब समान प्रतिरोध R के N प्रतिरोधक एक श्रेणी में संयोजित होते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध डैश डैश है। N/R, 1/NR, R/N और NR। तो बच्चों आंसर क्या होगा, NR होगा। इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये आपको फिगर दिख रहा है, इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना। कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों किसमें, पैरेलल में, तो इनको सॉल्व करते हैं। 2 × 2/2 + 2 तो हो जाएगा 1। अब ये दोनों किसमें, पैरेलल में है, तो पैरेलल में जोड़िए। तो पैरेलल में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, अगर तीनों पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला होता है R = R/3, मतलब 3/3 मतलब 1। अब दोनों ये रेजिस्टेंस, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये 1 ओम हो गया इन तीनों का और एक ये 1 ओम। अब दोनों सीरीज में हो गए, दोनों सीरीज में जोड़ देंगे क्या आएगा, 2 ओम आएगा। तो अब 2 ओम आएगा, लेकिन ये देखिए एक रेजिस्टेंस ये भी जुड़ा हुआ है। तो तीनों अब एक और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ओम आएगा। तो आपका 3 ओम इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस धारा परिपथ का पावर फैक्टर होता है, इकाई होता है, 0 होता है, इकाई से कम होता है, इकाई से अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पावर फैक्टर 0 होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है डीसी सर्किट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम निम्नलिखित में से लागू होता है। गैर रेखीय परिपथों पर केवल AC परिपथों पे, केवल DC परिपथों, AC और DC परिपथ दोनों पे।
तो बच्चों इसमें आंसर चौथा बिल्कुल सही है, एसी और डीसी दोनों पे लागू होता है। प्रतिरोध, पृथ्वी का प्रतिरोध है असीमित है, 1 मेगा ओम है, 1 ओम है, 0 है, तो इसका प्रतिरोध क्या है, 0 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ वोल्टा का नियम किसके साथ संबंध दर्शाता है? संधि धारा, तुल्य प्रतिरोध, वोल्टापात, संधि वोल्टा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वोल्टापात, वोल्टेज ड्रॉप के से संबंध दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का नियम डैश डैश वाले सर्किट पर लागू नहीं होता? लम्प्ड पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर, पैसिव एलिमेंट, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो पैरामीटर्स होते हैं उन पे ये लागू नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीओटी यूनिट को भी कहा जाता है किलो KWH, KVA, KW, नन। तो बीओटी को भी हम लोग क्या कहते हैं, KWH कहते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये सही है, KWH। धारिता की इकाई है फैराड है, कूलाम है, ओम है, नन। तो धारिता की इकाई जो है वो क्या है, फैराड है। कूलाम किसकी होती है, चार्ज की होती है। ओम किसकी होती है, रेजिस्टेंस की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर है 0 लैगिंग लीडिंग, 1 अनंत। ठीक, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0 लीडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटेंस का विलोम होता है, रिलेक्टेंस होता है, इलास्टेंस होता है, सस्टेंस होता है, इम्पिडेंस होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इलास्टेंस होता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी सर्किट में अधिकतम विद्युत आवश्यकता होती है प्रभावी विद्युत के बराबर, प्रभावी विद्युत के दोगुनी, प्रभावी विद्युत के 1.414 बार या नन। तो देखो जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है, जो आपकी IRMS जो होती है वो क्या होती है, I max/√2। ठीक, तो I max इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRMS इंटू √2। तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 41.4 इंटू जो वैल्यू IRMS। तो बच्चों इनसे आंसर क्या होगा आपका, थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में AC पावर लाइन वोल्टेज की आवृत्ति क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 50 हर्ट्ज। ठीक, और मोस्टली फॉरेन कंट्री में आपका 60 हर्ट्ज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC परिपथ का शक्ति गुणक होता है प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, cos phi इक्वल टू R/Z, यथाशक्ति आभासी शक्ति, KW/kVA। तो बच्चों ये तीनों ऑप्शन सही, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सर्किट में प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात कहलाता है, फ्रिक्वेंसी कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है, पीक फैक्टर कहलाता है और पावर फैक्टर कहलाता है। तो क्या होगा, पावर फैक्टर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकत्व डैश डैश के विद्युत अनुपाती होती है, हेनरी, कूलम, प्रतिरोध, इम्पीडेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RC परिपथ का पावर फैक्टर होगा 0 होगा, 1 होगा, अग्रगामी और पश्चिमगामी। तो क्या होगा, अग्रगामी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार के समान पॉइंट लिए जा सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होता है, ठीक है, VL इक्वल टू √3 VPH, VPH इक्वल टू VH, VPH इक्वल टू √3 VL, VL इक्वल टू 3 VPH। देखिए डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा में जो होता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और जो लाइन वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होती है, करंट होती है उसकी फेज करंट के √3 टाइम्स होती है। अब हम स्टार में बात करें, स्टार कनेक्शन में, स्टार में क्या होता है, लाइन वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, √3 टाइम VP होती है, और लाइन करंट और फेज करंट की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाहरी रूप से बल की चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, निगेटिव से पॉजिटिव दोनों दिशा, तो नॉर्थ से साउथ चलती हैं, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, उत्तर से दक्षिण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएमएफ से मिलता जुलता गुण इलेक्ट्रिक सर्किट में पाया जाता है, ईएमएफ पाया जाता है, रिलेक्टेंस पाया जाता है, करंट पाया जाता है और वोल्टेज पाया जाता है, तो आपका ईएमएफ पाया जाता है। ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट, और एमएमएफ की वैल्यू यूनिट होती है एम्पियर टन। रिलेक्टेंस की क्या होती है, एम्पियर टन पर वेबर, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसकी क्या होती है वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ला यह डैश डैश का एसआई एकक है, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है, करंट की, फ्लक्स की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो जो टेस्ला होती है वो क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है, ठीक है, फ्लक्स की वेबर होती है, और करंट की एम्पियर होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ जिसका BH वक्र में सीधी लाइन में आता है, कॉस्ट स्टील, सिलिकॉन स्टील, सॉफ्ट आयरन, एयर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, एयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमेबिलिटी का व्युत्क्रम होता है रिलेक्टिविटी, कंडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, रिलेक्टिविटी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रिलेक्टिविटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकशीलता की इकाई है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर, HM, H/M। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, H/M। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन व निकिल और कोबाल्ट डैश डैश धातुएं हैं, लौ चुंबकीय, अस्थायी चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लौ चुंबकीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह किस प्रकार का पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान की चुंबकशीलता है μ0 = 4 पाई × 10⁻⁷, μ0 = 4 पाई × 10⁻⁷, ये 4 पाई बाई पाई। तो बच्चों आंसर पहले आपका बिल्कुल सही। ट्रांसफार्मर का अंतर्भाग डैश डैश से बनाया जाता है, मौसमी लकड़ी से, कॉपर से, सिलिकॉन स्टील से, एल्युमिनियम। तो बच्चों को जो कोर होती है, आपकी जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। इनकी मोटाई क्या होती है, 3.5 mm से 0.50 mm। इनको लैमिनेट किया जाता है एडी करंट लॉस से बचने के लिए। और सिलिकॉन स्टील हिस्टैरिसीस लॉसेज को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉसेज जो होते हैं उनको कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। किसी ट्रांसफार्मर के DC सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग जल जाएगी, नन। तो बच्चों क्या होगा, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी। किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि को नाम डैश डैश दिया जाता है, बज, रिंगिंग, जूम,
गैल्वेनोमीटर हम, तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ट्रांसफार्मर लेमिनेशन की चौड़ाई लगभग डेढ़ डैश होती है, 10 mm नहीं होती, 5 mm, 0.5 mm और 2 mm। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 0.5 mm। अगर 0.35 से 0.5 mm तक होती है। सैथिल हानियाँ डैश डैश पर निर्भर करती हैं, पदार्थ के आयतन, पदार्थ के वर्ग, आवृत्ति प्लस घनत्व, इन सब। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीनों में डमी कॉइल का उपयोग होता है, दक्षता बढ़ाने के लिए करते हैं, कम्यूटेशन सुधारने के लिए, मशीन की लागत कम करने, आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा, यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोग डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानियाँ कुल पूर्ण भार हानियाँ के लगभग डेढ़ डैश होती हैं, 10% होती हैं, 15% होती है, 20% से 23% होती है, 25% होती हैं, और आपका क्या होता है, 30 से 40% होती हैं। इसमें आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए आप। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 30 से 40% होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री होगी। तो देखिए इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगी, थीटा इक्वल टू P/2 इंटू 360। पोल आपके कितने हैं, 4 गुणे डिवाइड बाई 4 360, तो 720 आएगा डिग्री। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 720 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। बेयरिंग खराब होने की वजह से मोटर डैश डैश गति से चलने लगती है, धीमी, उच्च, बहुत उच्च, समान। तो बच्चों क्या, बेयरिंग खराब होगी तो मोटर क्या होगी, फ्रिक्शन लॉसेज होंगे, तो बेयरिंग क्या होगी, तो मोटर क्या होगी, धीमी चलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर में वाइंडिंग डैश डैश जुड़ी होती है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी या समांतर क्रम में निर्धारित नहीं किया जा सकता। बच्चों आंसर क्या होगा, श्रेणी और समांतर दोनों में से किसी एक में जुड़ी हो सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, पोल्स की संख्या, फ्लक्स प्रति पोल, समांतर पथों की संख्या, चालकों की संख्या, इन सब। देखो ईएमएफ का इक्वेशन जो होता है इज इक्वल टू फाई ZN/PN/60A होता है। ठीक, तो पोल्स की संख्या ठीक है, फ्लक्स भी सही है, समांतर Z/A हो गया, चालकों की संख्या। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये सभी पे निर्भर करती है, ये जो जितने दिए हैं पॉइंट आपको सब पे निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी, ये सब जो है, ये सब जो इन सब पे आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए डैश डैश स्लिप रिंग होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 4 होती है। तो बच्चों कितनी होती है, आप लोग बताइए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों उसमें होती हैं 2, क्या होती हैं, 2 होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है डैश डैश कहलाती है, टर्बो अल्टरनेटर, हाइड्रो अल्टरनेटर, गैसीय अल्टरनेटर, नन। तो बच्चों क्या कहलाता है, वो टर्बो अल्टरनेटर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अल्टरनेटर समांतर में कार्य कर रहे हैं, यदि अल्टरनेटर के लोड को बढ़ाया जाता है तो फील्ड एक्साइटेशन होना चाहिए, स्थिर परंतु इनपुट टार्क में बढ़ोतरी, कमजोर परंतु इनपुट टार्क समान, मजबूत परंतु इनपुट टार्क समान, स्थिर परंतु इनपुट कमी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्थिर परंतु इनपुट टार्क में बढ़ोतरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकोस रिले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बुकोस रिले क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिले है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, एक गैस संचालित रिले है, एक मैकेनिकल रिले है। देखिए जो बुकोस रिले होती है, बुकोस रिले, ये ट्रांसफार्मर में यूज होती है। कहाँ होती है, ट्रांसफार्मर में। ठीक, मेन टैंक
और कंजर्वेटर जो टैंक होता है इनके बीच में होती है, कंजर्वेटर टैंक के बीच में होती है। ये क्या करती है, आंतरिक फॉल्ट को सेंस करती है, आंतरिक फॉल्ट को सेंस करती है, सेंसिंग के लिए, ठीक। और ये क्या कहती है, गैस पे ऑपरेट होती है, क्या होती है, गैस पे संचालित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान डैश डैश होता है 5 से 10%। बच्चों इसमें आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, जब लोड हम लोड नहीं लगाते हैं। ट्रांसफार्मर हो गया आपका, ट्रांसफार्मर ओपन है, यहाँ पे जो आई नोट करंट फ्लो होती है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। और 15% से 20%, 2% या 5%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो, 2% से 5% होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सीटी की रेटिंग 100 एम्पियर बटे 5 एम्पियर है तो गुणनखंड के का मान होगा। देखिए के इज इक्वल टू क्या होता है, I1/I2, 100/5, तो क्या रहेगा 20 आएगा इसमें आंसर। तो 20 आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्रेसर के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सा है, डीसी सीरीज मोटर, सैडेड पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने से सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि कौन है। यूपीपीसीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। रेजिस्टेंस मेथड, इंडक्टेंस मेथड, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, फेज में डाइवर्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड जो होता है सबसे सस्ती उपयुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एनएमआरसी में पूछा गया है। सैडेड पोल मोटर की दक्षता की सीमा क्या है, 80% से 95%, 70 से 80%, 50 से 70%, 5 से 35%। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 5 से 35%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग किसके कारण होती है, हाई लोड के कारण होती है, कम वोल्टेज आपूर्ति के कारण होती है, मोटर में विकसित हार्मोनिक्स के कारण होती है, ए और बी दोनों। तो बच्चों क्या के लिए होती है, मोटर में ऑक्सीलेशन जनरेट हो जाते हैं, इसी कारण क्या होती है, कोइलिंग फॉल्ट होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर किसका बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, ढलवा लोहा का, क्रोम स्टील का, कॉपर का। तो बच्चों क्या होता है, क्रोम स्टील का बना होता है, क्रोम स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति नियंत्रण के लिए ध्रुव परिवर्तन विधि को डैश डैश में अपनाया जा सकता है, स्लिप मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, समकालिक मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आंसर क्या होगा आपका, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो बच्चों मैंने आज आपको 98 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो कि मॉडल पेपर है आपका यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए। कोशिश करिएगा इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ और आप लोग निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।